जय हिंद साथियों। इसके पहले दो वीडियो में हमने यूपी लेखपाल चकबंदी परीक्षा जो आपका 8/11/2015 को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट, और इसके अलावा शिफ्ट 2 में, ठीक है, शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था और उसमें जो ग्राम समाज एवं विकास से जो 40 प्रश्न आए थे दोनों पेपर में, उसको हमने विस्तृत ढंग से देखा था। आज की इस वीडियो में हम यूपी राजस्व, क्या साथियों, यूपी राजस्व लेखपाल पेपर के बारे में देखेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों राजस्व लेखपाल परीक्षा 13/9/2015 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट के लिए जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं, चलिए उसको देखते हैं एक एक कर। इसके पहले 80 प्रश्न तक आपका जो चकबंदी का पेपर हुआ था लेखपाल का, उसका हमने देख लिया है दो वीडियो में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिए। आपके लिए आगे की परीक्षाओं में बेहद फायदेमंद होगा और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा इन प्रश्नों से रिलेटेड जो एडिशनल जानकारी होती है उसको भी बताया जाता है। तो चलिए आज राजस्व लेखपाल पेपर जो हुआ था आपका 13/9/2015 को, उसका फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी शुरुआत करते हैं साथियों। तो वीडियो पूरा देखकर जरूर जाइएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न था उस समय जो पेपर में आया था, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ... करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 665 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया था 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक है। तो अगला, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना, आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पूछा गया है। तो जनसंख्या घनत्व तो उत्तर प्रदेश का कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, 829 है, ठीक है। और एडिशनल जानकारी के रूप में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। और वहीं उत्तर प्रदेश में 829 है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 70 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों 18 मंडल हैं और जो नवीनतम मंडल है वो अलीगढ़ आपका अगर पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों में साथियों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय यहाँ लग गया है, अर्थात निगेटिव चीज़ पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, यानी कि फसल के लिए जहां अनुपयुक्त भूमि है, जहां पर फसल नहीं उगाई जा सकती, वहां पर भी पौधा रोपण किया जाना चाहिए। तो आपका सही हो जाएगा। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में ये गलत हो जाएगा। और सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ जी हाँ, सड़कों एवं रेल पटरियों के बगल पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और ये आपका नियम भी है, निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में जहां कम वन पाए जाते हैं वहां पर भी, बिल्कुल सही। तो साथियों आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि निगेटिव पूछा था, सिवाय पूछा था। यानी कि इसके अलावा नगरों में आप पेड़ पौधे लगाएंगे ज़्यादातर तो वहां पर नगरीकरण ख़त्म हो जाएगा। तो अन्य जो तीनों क्षेत्र हैं यहाँ पर हम पेड़ पौधे लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मनरेगा, साथियों क्या उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 में साथियों।
प्रारंभ किया गया था। आइए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अच्छे बनते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ साथियों प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव में किया था। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। ठीक है। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों, अब कितना हो गया है, 150 दिन का श्रम परक रोजगार की गारंटी प्रदान करना। ठीक है। और इसमें जो साथियों अकुशल, मतलब कुशल जो श्रमिक होते हैं उनको नहीं, जो अकुशल जिनको मतलब कि केवल कार्य करना होता है, किस तरह के कुशल कार्य नहीं करना होता, उनको उनकी जो मजदूरी होती है उनका 100% जो पोषण होता है वो केंद्र सरकार वहन करती है, उसमें राज्य सरकार कोई भी वहन नहीं करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का साथियों चौथा स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके पहले आपका कौन पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है। ठीक है। चौथे पर आपका अपना उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर आपका गुजरात आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? 25,000, 28,000 या आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे ऑप्शन है 20,000, 18,000। तो साथियों जो इसका उत्तर हो जाएगा 20,000, यानी कि जो साथियों 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 आई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जो कार्ड धारक थे उनकी वार्षिक आय कितनी स्तर की निश्चित की गई थी, यानी कि उनकी वार्षिक आय 20,000 होनी चाहिए, तब वो बीपीएल कार्ड धारक में आएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल सराय क्षेत्र में जो है रेल इंजन संयंत्र है। अगला प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम आपका 1945 में पारित किया गया था साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो आपका है 25% और 750, यानी कि 750 नहीं साथियों, 7500 रुपये। कितने? 7500 रुपये, यानी 7,500 रुपये। ठीक है। ये आपका जो है आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि है। आइए इसके बारे में एडिशनल जानकारी देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY की शुरुआत 1991 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओं का निर्माण विस्तार कर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीणों के पलायन को रोकना साथियों, क्योंकि ग्रामीण जो है लगातार शहर की तरफ भाग रहे थे। इसको रोकने के लिए क्या किया गया? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना लाया गया। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली लागत 25% और अधिकतम आर्थिक सहायता कितनी थी साथियों? 7500 रुपये थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो जांच पड़ताल साथियों दैनिक होनी चाहिए, यानी कि प्रतिदिन इसकी जांच होनी चाहिए कि सही भोजन मिल रहा है बच्चों की नहीं, साफ सुथरा बन रहा है भोजन की नहीं, ये सब की जानकारी प्रतिदिन होनी चाहिए दैनिक। ठीक है। तो साथियों मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33% आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तब तक वीडियो आप एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए साथियों फटाफट।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो आपका साथियों कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई थी। ठीक है, कोसवानी वेबसाइट याद कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में साथियों 1 बीघा बराबर 0.2529 हेक्टेयर। इसके अलावा 1 बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज। ठीक है, 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा होता है और वहीं 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा होता है। अगला प्रश्न साथियों, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों किसका उद्भव हुआ है? कथक का। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और घूमर आपका राजस्थान का है। ठीक है साथियों, तो इसको आप रट लीजिए। अगला प्रश्न है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से तात्पर्य साथियों भू अधिकारों के प्रलेख। तीसरा ऑप्शन, भू अधिकारों के कि कौन सी भूमि किसका है वहाँ भू मालिक का नाम, भूमि का क्षेत्र, भू मालिकाओं का शेयर, खेती किराया राजस्व जमीन आदि का वर्णन किसमें होता है? जमाबंदी में। तो साथियों जमाबंदी क्या है? भू अधिकारों का प्रलेख, यानी किसका है ये ज़मीन, कौन सा है, कहाँ पर है, इन सब चीज़ों का ब्यौरा इसमें होता है। अगला प्रश्न है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों इसका पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पहला ही ऑप्शन आपका सही है और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को किया गया था साथियों। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, देखते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो कालीन कहाँ का प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? ये प्रश्न सीधा पूछा गया है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर का कालीन आपके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में ... तक पहुंचा, यानी कि वर्ष 2011 का लिंगानुपात पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का साथियों कितना हो जाएगा? 912 लिंगानुपात। ठीक है, और भारत की लिंगानुपात की बात करें तो कितनी है? 943 है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो साथियों अगर 1000 पुरुष हैं भारत में तो 943 महिलाएं हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें पाई जाती हैं साथियों। 11 सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें तथा 100 निजी क्षेत्रों की मिलें हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में भारत की पहली मिल स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो समाजवादी पेंशन स्कीम। ये उस समय जब पेपर हुआ था उस समय समाजवादी सरकार थी। ठीक है, यानी कि अखिलेश जी की, तो उस समय का प्रश्न आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा न्यायालय कार्य करता है उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में? ऑप्शन में देखिए, चंदौली जिला न्यायालय, पीलीभीत जिला न्यायालय। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है बांदा जिला न्यायालय, इटावा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इटावा जिला न्यायालय साथियों। ठीक है, ये कार्य करता है न्यायिक रूप में उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इलाहाबाद जिला न्यायालय और कानपुर देहात जिला न्यायालय भी कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो भूमि पंजीकरण आपका साथियों लेखपाल द्वारा ही किया जाता था उस समय भी, वही चीज़ें आज भी चली आ रही हैं।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 404 सीटें। और लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती हैं? तो आपकी खड़ी बोली। कौन सी बोली? खड़ी बोली। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि को रोहिलखंड कहा जाता है। किसको रोहिलखंड कहा जाता है? बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि जो जिले हैं इनको रोहिलखंड कहा जाता है। अवध किसको कहा जाता है? अवधि कहाँ पर बोली जाती है? अवधि साथियों। अवधि आपकी लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि जिलों में। ब्रजभाषा आपकी मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में। बुंदेलखंडी आपकी झांसी, ग्वालियर, जालौन आदि में बोली जाती है। इसको आप रट लीजिए। अगला प्रश्न है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को साथियों आपकी पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और जिला स्तर पर जिला पंचायत और तहसील स्तर यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका हो जाएगा साथियों, क्या? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में है वो इलाहाबाद की है साथियों। कितनी? 59,54,391। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछा जाता है वर्तमान समय में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करता है। ठीक है। इसके बाद मुरादाबाद की है, तीसरे पर गाजियाबाद की है, चौथे पर आजमगढ़ की है, पांचवें पर लखनऊ की है। अतः दिए गए शहरों में लखनऊ की जनसंख्या सर्वाधिक होगी, क्योंकि इन पांचों में से केवल लखनऊ ही था, तो लखनऊ की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर ये सभी ऑप्शन होते तो आपको इलाहाबाद मानना पड़ता, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या साथियों 59 लाख है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, 59,54,000। ठीक है। और दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़, पांचवें पर लखनऊ आपका है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में ... से अधिक रुपया खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बी। तो साथियों, केंद्र में सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गांव में है और वो प्रतिदिन 32 रुपये खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है, उसे अमीर समझा जाएगा। तब गरीब यानी कि बीपीएल श्रेणी में नहीं आएगी। अगर वही व्यक्ति शहर में है और 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसको गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, यहाँ से आपका जो एग्ज़ाम है राजस्व लेखपाल का वो 13/9/2015 को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसका प्रश्न आ गया है। तो आपका साथियों जो है अब ये आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।